हेलो ऑल, कैसे हो बच्चों। कैसा रहा कल आपका गणपति विसर्जन में गए थे? एंजॉय? कल तो हमने देखा कि अलग अलग वो बना के रखे थे ना, कुंड बना के रखे थे, वहीं जाके सिर्फ गणपति रख देने थे ना, सीधा नदी में नहीं डालने दे रहे थे। सही है, अच्छा भी है। गुड। ओके। अच्छा, सब लोगों को लिंक नहीं मिला है क्या? मिल गया अभी? अच्छा, घर पे क्या था? वेरी नाइस। अच्छा, ये 12th वालों का आ रहा है। ओके। सो फाइनली इस बार काफी जितने भी रीति रिवाज हैं, जितनी भी चीजें हैं वो चेंज हो गई है। कोरोना काल ने काफी चीजें चेंज कर दी, है ना। हम्म। विटामिन सी वाली बात तो हो गई थी ना। विटामिन सी चिली में सबसे ज्यादा होता है, मैंने बताया था। चिली मैक्सिमम। वो तो तभी बात कर ली थी हमने। चलिए आज शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, काफी टाइम से जिसका हम वेट कर रहे थे, बहुत ही अवेटेड, बहुत ही हॉट थियरी के बारे में बात करने जा रहे हैं हम, जो कि है VSEPR। जो अब तक के जितने भी लिमिटेशंस थे, किसी भी स्ट्रक्चर का शेप, किसी भी स्ट्रक्चर का बॉन्ड एंगल, किसी भी स्ट्रक्चर का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी कहानियां जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। और इस थियरी के बाद आप खुद से ही स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर पाओगे, है ना। चलो, तो ये थियरी है VSEPR थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। इस थियरी में जो अलग अलग पॉस्टुलेट्स हैं, जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। और दूसरी बात यह है, इस थियरी के दो एस्पेक्ट्स हैं, दो पहलू हैं। एक ऐसा है कि जिसमें इस थियरी को इंट्रोड्यूस किया गया या प्रपोज किया गया, और दूसरा यह है कि इस थियरी को बाद में आगे जाके और ज्यादा डेवलप किया गया, है ना। हिस्टोरिकली इसके दो पार्ट्स हैं, तो उसी तरह से मैं आपको स्टोरी की तरह बताते जा रहा हूं, और उसमें हम उसको साइंस को अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, चलिए नंबर वन। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये थियरी बनाई क्यों गई, अदरवाइज ये थियरी इंट्रोड्यूस क्यों हुई और किसने की। नंबर वन, ये इसलिए इंट्रोड्यूस हुई क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है वो शेप ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड डिसाइड नहीं कर सकता। वैलेंस बॉन्ड थियरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। मतलब वैलेंस बॉन्ड थियरी में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि जब एक सेंट्रल एटम के साथ साइड एटम्स जो है वो जुड़ते हैं, तो वो कौन से डायरेक्शन में जुड़ते हैं। वो 90 के एंगल पे होते हैं, 120 के एंगल पे होंगे, क्या होंगे, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन जो है वो आपको वैलेंस बॉन्ड थियरी नहीं देती। वैलेंस बॉन्ड थियरी सिर्फ इतना बोलती है कि दो एटम्स हैं, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो दोनों जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के लिए आएंगे, तब उनकी ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा, और उन दोनों का इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। So these are the main 2 or 3 points that we have to remember, or that
On that, the valence bond theory is based. On these 3 points, valence bond theory is based. Number 1, both the atoms should have at least one unpaired electron. Number 2, their spin must be opposite. And number 3, they can be overlapped by the different ways, by head-on overlapping, by sidewise या lateral overlapping, और सामने सामने से, यानी प्लेनर ओवरलैपिंग. 3 तरह से हो सकता है. सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड. याद आया ना? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड. 3 तरह के बॉन्ड्स बनते हैं यहाँ पे. ठीक है, चलिए. तो वैलेंस बॉन्ड थियरी ये चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है. तो अब जो है वीबीटी थियरी इंट्रोड्यूस किया गया. वीबीटी थियरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय Sedgwick and Powell. It was introduced by Sedgwick and Powell. They have given the theory, they proposed the theory, they have given certain postulates. Okay, and this theory was further developed by 2 more scientists. One is Nyholm, another is Gillespie. Right? ये गिलिस्पी जो क्रिकेटर है उसके दादाजी हैं. ये गिलिस्पी था ना क्रिकेटर, उसके दादाजी. Gillespie have developed this theory in 1957. 1940 में ये दिया गया, 1957 में इसको और ज्यादा डेवलप किया गया, 17 साल बाद, है ना? तो ये जो आपका इनिशियल यानी हिस्टोरिकल जो अकाउंट है, हिस्टोरिकल जो ये बातें चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली ये जो भी 2 साइंटिस्ट का जो पेयर है, उन लोगों ने अलग अलग तरह से इसको डेवलप किया है ना? विच पेज नंबर इंसर्ट? अरे क्या पूछ रहे हो राजेंद्र? कौन है ये? नया बच्चा है क्या? विच लेसन यहाँ पे लिखा होता है ऊपर, केमिकल बॉन्डिंग. अगर नया आपने एंट्री लिया तो देख लो ये सारी चीजें. ये 11th है, ये लेक्चर नंबर 20 है, ये चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, और ये जो पढ़ा रहे हो सर का नाम है, मेरा नाम है सम्राट सर, है ना? और पेज के हिसाब से नहीं होता. कभी किसी चीज को 11th 12th स्टैंडर्ड में पेज के हिसाब से नहीं पढ़ते, है ना? ऐसा रट्टा नहीं मारते कि पेज नंबर ये है. टॉपिक देखते हैं क्या क्या टॉपिक है, राइट? कभी भी ऐसा मत करो. हाँ, सब लोग सुन लो, सब लोग सुन लो. कभी भी मेहरबानी करके हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करता हूं मैं, कभी भी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर के हिसाब से मत पढ़ो, कंसेप्ट वाइज पढ़ो. क्योंकि आपको कोई रट्टा मार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखने, हाँ बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो रट्टा मारो, कोई दिक्कत नहीं मुझे. और रट्टा ही पड़ेगा. रट्टा इस तरह से पड़ेगा कि टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है, थर्ड लाइन ये है. रट्टा मारो, बोर्ड्स में मार्क्स आएंगे. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे उससे, कितना भी माथा फोड़ लो, कुछ नहीं होगा. ना एमएचसीईटी में मार्क्स आएंगे, ना जेई में आएंगे, ना नीट में आएंगे. कभी मत करना ऐसा, है ना? क्लियर इतना? तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से चैप्टर चलेगा, मगर टेक्स्ट बुक के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा रहा हूं मैं. सो डू रिमेंबर दिस. आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट, दैट्स आई आस्क्ड. हाँ तो ठीक है ना, कैसे कनेक्ट कर पाओगे? होगा ही नहीं ना. सीधे 20वें लेक्चर से आप आओगे तो कैसे होगा? यू हैव टू चेक द प्रीवियस लेक्चर्स. इसका लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू करो, तब कनेक्ट कर पाओगे. ऐसे डायरेक्टली नहीं हो पाएगा. इवनिंग बैच, अच्छा राजेंद्र शायद आपको बताया होगा या नहीं पता नहीं मुझे, मगर इवनिंग में 6:30 to 7:30 जो नए बच्चे हैं उनके लिए चैप्टर जो है वापस से पढ़ाया जा रहा है. यानी अभी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर चल रहा है, उसके बाद आइसोमेरिज्म आएगा, है ना? तो उसमें ज्वाइन कर लो बेटा. इवनिंग बैच में भी आपको 6:30 बजे भी लेक्चर अटेंड करने हैं. आपको शायद इन्फॉर्म किया ही होगा, है ना? हाँ हाँ ठीक है. तो आपको जय सर ने या फिर तिवारी सर वगैरह ने किया ही होगा आपको. सर आज तो मीटिंग है ना? अच्छा मीटिंग है, हाँ 5:30 बजे मीटिंग है आपका.
नहीं 5:30 6:30 खत्म हो जाएगा ना। वो तो जय सर के लेक्चर में आपका मीटिंग है ना, आपके जय सर के जो लेक्चर है, जय सर के लेक्चर के दौरान आपका मीटिंग है, तो 6:30 बजे हमारा लेक्चर तो कंटिन्यू हो सकता है। 1 घंटे में तो शायद मीटिंग खत्म हो जाएगा, 6:30 तक तो खत्म हो जाएगा। हाँ, जय सर के लेक्चर में मतलब मीटिंग है 5:30 to 6:30। हाँ, थ्योरी पेपर के बारे में, यानी बहुत ज्यादा कोई इसमें नहीं होगा। आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको थ्योरी पेपर देना है, ऑनलाइन हम कैसे दे सकते हैं उसके बारे में बात है। 6:30 तक तो हो जाएगा, 6:30 तक अगर नहीं होगा 6:30 तक तो हम वेट कर लेंगे, 7 बजे शुरू करेंगे, नो प्रॉब्लम। आधा घंटा लेंगे मगर लेंगे सही। सर टुडे इज मीटिंग बट कैन नॉट टेल दैट हाउ मच। हाँ हाँ ठीक है, अगर मीटिंग आपका 6:30 खत्म नहीं होगा तो आज लेक्चर नहीं लेंगे, कल लेक्चर लेंगे, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग पेरेंट्स के साथ मीटिंग है ना, तो वो इंपॉर्टेंट है यार, बीच में नहीं करेंगे। यानी टेंशन वो टेंशन मत लो कि हमारे लेक्चर के लिए मीटिंग जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। मीटिंग जितना चलता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हर महीने में एक बार तो शायद आपके पेरेंट्स के साथ मिलना ही चाहिए, है ना, पता चलेगा। नहीं नहीं नहीं, अगर हमारा लेक्चर 6:30 बजे शुरू नहीं होगा तो मैं कैंसिल ही कर दूंगा, ठीक है, तो मैं कल ही लूंगा लेक्चर। यानी कंफ्यूजन ही ना रहे, कंफ्यूजन ही ना रहे कि जब खत्म होगा तब हम शुरू करेंगे, यानी मीटिंग में मुझे भी देखते रहना पड़ेगा हर बार, खत्म हुई खत्म हुई खत्म हुई। उससे अच्छा ये है कि अगर मीटिंग 6:30 बजे खत्म हो जाती है तो मैं 6:30 बजे लेक्चर शुरू कर दूंगा, अगर नहीं होगी तो हम कर लेंगे, सीधा बस सिंपल, दो ही चीज है। 6:30 खत्म हो गए तो लेंगे वरना नहीं लेंगे, वरना आप कर लेंगे लेक्चर, ठीक है ना। हो जाएगा 6:30 बजे शाम को मीटिंग, 1 घंटा रहेगा, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा रहे 1.5 घंटा रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो मीटिंग आपका शुरू हो गया, अब मीटिंग के बाद आपको 10 क्वेरीज आ गई, अब 10-15 क्वेरीज आ गई, पेरेंट्स बात करने लगे, ये इसमें ये हमें पूछना है, कब शुरू हो रहा है, क्या है, क्या कहानी है ना। तो उसके उसकी वजह से शायद अगर मीटिंग एक्सटेंड हो जाए, अगर एक्सटेंड हो जाएगी तो वो कर लेंगे एक्सटेंड, हम लेक्चर कर लेंगे 6:30 तक, 6:45 तक हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में शुरू कर देंगे, वरना लेक्चर पोस्टपोन हो जाएगा, कल के लिए हो जाएगा। राइट नाउ बैक टू द बिजनेस। चलो आ जाओ बच्चा, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, हमारी जो कहानी चल रही है उसमें आ जाओ। 1940 में सिज्विक और पोवेल ने इस चीज को एक्सप्लेन किया या फिर प्रपोज किया, और उसमें नायहल और गिलिस्पी ने डेवलपमेंट किया। अब डेवलपमेंट क्या किया वो मैं बताता हूं आपको कैसे किया। देखो, किसी भी सेंट्रल एटम के आसपास, यानी ये हमारा सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम के आसपास दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, दिस आर द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ओके, which are in between these two atoms only, they are fixed, their position is fixed, okay। और दूसरे टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लो आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर एंड बॉन्डेड पेयर। तो जब इन लोगों ने, सिज्विक और पोवेल ने ये जब थियरी दिया था, तब उन्होंने सिर्फ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही कंसिडर किया था, उन्होंने सिर्फ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही कंसिडर किया था। तो वो लोग कई सारे कंपाउंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए थे, जैसे कि वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, राइट, तो उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन, यानी HCl हो गया या फिर आपका OCl2 हो गया, ऐसे कई ऐसे कंपाउंड्स थे जिसमें लोन पेयर्स होते हैं, तो उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ये लोग नहीं दे पाए थे। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये सिज्विक पोवेल। तो बाद में 12-15-17 साल के बाद लोगों को ये समझ में आया, लोगों को मतलब इन दोनों को, नायहल गिल्सपी ने ये चीजों को अच्छे से समझाया कि अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो शेप में, तो उनकी ज्योमेट्री में क्या चेंज आ सकता है, वो वाला इंफॉर्मेशन नायहल और गिल्सपी ने दिया।
इसलिए लिखा हुआ है दे हैव डेवलप्ड दिस थियरी, उसको ज्यादा अच्छी तरह से उन्होंने समझा है। ठीक है, गॉट इट। नाउ द शेप ऑफ, अब इसके पोस्टुलेट्स चेक करते हैं, जो भी इसके पॉइंट्स हैं, बीएसीपीआर के जितने पॉइंट्स है वो पॉइंट्स मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। नंबर वन, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, shape of molecule depends upon the number of valence shell electron pairs, valence shell electrons, तो शेप है वो डिपेंड करता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अराउंड द सेंट्रल एटम। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स रिपल वन अनदर, आप जानते हो कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। So valence electrons repel one another since electrons are negatively charged. Electrons are what? They are negatively charged. So they repel each other. Or they are of two kinds. They are of two kinds. Lone pair and bond pair. Third point. Valence electrons arrange in space such that the minimum repulsion and maximum distance is obtained. Minimum repulsion होना चाहिए, maximum क्या होना चाहिए, distance होना चाहिए, है ना। तो बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा जिससे उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो जाए और मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाए। चलिए ठीक है, मैंने आपको एक चीज और बताई थी जो यहां पे वापस मैं मेंशन कर रहा हूं। हमने आपको ये बताया था कि रिपल्शन जो है वो लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर मिनिमम होता है। याद है, हमने ये एग्जांपल लिया था स्टूडेंट्स और टीचर के एग्जांपल से। ठीक है, लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर मिनिमम। तो जैसे आप लोग जो है वो क्या है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एक ही बेंच पे 3 लोग 4 लोग बैठ सकते हैं, जबकि टीचर जो एक ही क्लास में 2 टीचर नहीं पढ़ा सकते, एक फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले टीचर नहीं पढ़ाते, उनके बीच में मैक्सिमम क्या होता है, रिपल्शन। ओके, तो अगर इस हिसाब से चेक करा जाए तो शेप क्या बनेंगे। तो पहले तो मैं आपको सिर्फ बॉन्ड पेयर वाला एग्जांपल लेके ही उनके शेप बता रहा हूं, शेप में आपको बताने जा रहा हूं, मगर सिर्फ इतना ही दिमाग में रखते हैं हम कि इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। लोन पेयर का अभी इंट्रोडक्शन कर ही नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर को ही मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। मगर उससे पहले ये सारी चीजें लिख लो, ये 3 पॉइंट लिख लो, फोर्थ पॉइंट में अभी दूंगा आपको इसमें, फोर्थ पॉइंट हम इस पर डिस्कस करेंगे अभी, मगर पहले आप ये लिख लो, यहां तक का कॉपी कर लो पूरा फटाफट, बाद में फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। ओके, डन 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 डन, वेरी नाइस। चलिए
ओके, तो अब मैं आपको बात करने जा रहा हूं कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ बॉन्ड पेयर हो तो उनके बीच में शेप कैसे बनता है। चलो, तो यहां पे एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं सिर्फ ऐसा कंपाउंड नंबर 1 जिसमें सिर्फ बॉन्डेड पेयर हो, और एग्जांपल शुरू कर रहा हूं मैं AB2 से, जहां पे A जो है वो सेंट्रल एटम है, B जो है वो क्या है, साइड एटम्स है। तो अब इसको मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, देखना, ये A के साथ में B को ऐसे लिख सकता हूं, कोई मना नहीं कर सकता। A के साथ B को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई मना नहीं कर सकता। मैं A के साथ B को ऐसा भी लिख सकता हूं, कोई मना नहीं करेगा, आपकी मर्जी। A के साथ B को आप ऐसे भी लिखो, कैसे भी लिखना है, आप इसको कैसे भी दिखा सकते हो। मगर ये तो तब की बात है जब हम वीबीटी की बात करते थे, वैलेंस बॉन्ड थियरी की बात करते थे। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी इन सारे स्ट्रक्चर्स को अलाउड करती, इन सारे स्ट्रक्चर को वीबीटी अलाउ करती है कि ठीक है कैसे भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है। सिर्फ वीबीटी का तो क्या लेने देना था कि ए के साथ दो बी लगे हुए, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर, दैट्स ऑल, बस उतना ही कहानी उसको पता था। मगर जब ये वैलेंस बॉन्ड थियरी आई, यानी ये VACPR थियरी आई, वैलेंस बॉन्ड थियरी को खारिज करने के लिए, मतलब उसकी ये सारी जो भी स्ट्रक्चर्स मिल रही है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि एक कंपाउंड के हजारों स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक ही स्ट्रक्चर हो सकता है। क्यों? जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो ऐसा ही मिला। तो उसका क्यों का आंसर देने के लिए दिया गया ये VACPR थियरी। तब देखिए मैंने क्या बताया, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्जन मिनिमम होता है। मेरा वर्ड है मिनिमम बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसके बीच में रिपल्जन है ही नहीं, है तो सही, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड दे ऑलवेज हैव सम रिपल्शन, सम रिपल्शन, वो तो होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिपल्सिव फोर्स का फॉर्मूला भी है कि Q1 Q2 by R स्क्वायर, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर अगर ये Q1 जो है वो पॉजिटिव हो जाए और Q2 जो है वो नेगेटिव हो जाए, सुनना बराबर से, ब्यूटीफुल चीज है ये। अगर Q1 Q2 जो है उसका वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर ये दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो जाए, ये दोनों नेगेटिव हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्जन, फोर्स ऑफ रिपल्जन। आई बात समझ में? ये दोनों चार्ज अगर, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर नेगेटिव नेगेटिवली चार्ज हैं, तो फोर्स ऑफ रिपल्जन भी उतना ही होगा, K Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो जितना R का वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही ये फोर्स का वैल्यू कम होगा, यानी रिपल्जन भी क्या होगा, कम होगा। R मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। ये क्लियर है? ये मैथमेटिकली समझ में आया? ये फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स के लिए फॉर्मूला है ये। अगर ये दोनों डिफरेंट होते, चार्ज डिफरेंट होता तो अट्रैक्शन होता, दोनों का चार्ज प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो क्या होता है, वो रिपल्शन होता है। वो प्यार के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब देखो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है, इसके बीच का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया, इसके बीच का डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ गया, मगर यहां पे जो डिस्टेंस है वो तो मैक्सिमम है बेटा, 180 डिग्री, ये तो मैक्सिमम है, इससे तो ज्यादा डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, उनके बीच का एंगल मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे वो लोग हैं, तो उनके बीच में रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम। तो बॉन्डेड बॉन्डेड में ही, बॉन्डेड बॉन्डेड में ही, ये बॉन्डेड 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 इलेक्ट्रॉन में ही अगर मैं रिपल्सिव फोर्स चेक करूं तो यहां पे रिपल्जन मिनिमम है, इसलिए ये आपका स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ए और बी दोनों इसी तरह से रहने की कोशिश करें। तो चलो देखते हैं इसको हम प्रैक्टिकली। मेरे हाथ में ए है, इसके साथ एक बी लगा दिया, ये दूसरा बी लगा दिया, मैंने पहले ऐसा चेक किया था ये दोनों नीचे होंगे, नहीं, ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। तो रिपल्शन होते होते वो क्या हो जाएंगे, इस तरह से एक दूसरे से क्या हो जाएंगे,
दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह का कंडीशन हो जाएगा, यानी इनका रिपल्जन जो है वो क्या है, मैक्सिमम हो गया, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो भी क्या हो गया, यहाँ पे अब जाके वो मैक्सिमम हुआ डिस्टेंस, तो रिपल्शन मिनिमम। थोड़ा नीचे आओगे तो रिपल्शन बढ़ेगा, थोड़ा ऊपर जाओगे तो रिपल्शन बढ़ेगा, ठीक है। अब देखना, अब इसको देखना बराबर से। अब मैं यहां पे एक तीसरा आइटम लेके आ रहा हूं, सेम ये दोनों जो था ना उसके जैसा ही एक तीसरा आइटम लेके आ रहा हूं मैं, यानी अब मैं बात करने जा रहा हूं AB3 टाइप के लिए। सुनना बराबर से, AB3 चेक करना कैसे बनेगा, देखना। ये तीसरा जो बी आ रहा है, इस बी के पास भी क्या होगा, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके पास भी क्या है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो डंडा दिख रहा है आपको व्हाइट कलर का उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले व्हाइट कलर के डंडे में भी इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जब इसके नजदीक आएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है तो जब इसके नजदीक आते जाएंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे ये क्या होते जाएंगे, एक दूसरे से रिपल होते जाएंगे। देखा आपने इसका शेप कैसा बन गया, ऐसा नीचे मुड़ गया, क्यों, वापस देखो वापस देखो, ये धीरे धीरे नजदीक आता जाएगा, ये धीरे धीरे दूर चला जाएगा, ये नजदीक आता जाएगा, ये रिपल करता जाएगा, ये नजदीक आएगा, रिपल होगा। तो इस वजह से क्या हो रहा है, धीरे 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 इनका शेप जो है वो चेंज हो रहा है, और कैसा शेप बन गया, ऐसा शेप बन गया, और यही शेप बनेगा, यही शेप बनेगा, कहीं से भी लेके आओ, ऊपर से लेके आओ, आगे से लेके आओ, पीछे से लेके आओ, नीचे से लेके आओ, कहीं से भी लेके आओगे यही शेप बनेगा, ट्राइंगल ही बनेगा, कंपल्सरी ट्राइंगल बनेगा, कुछ और शेप आप सोच ही नहीं सकते। कोई ऐसा नहीं सोच सकता सर इन दोनों को ऐसे रख दो और इसको यहां पे रखो तो इनके बीच का एंगल 90 एंगल का होगा, तो 90 से तो ये वाला एंगल ज्यादा बेटर है ना, तो 120 का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल है, तो बहुत ही बढ़िया है। कोई बोलेगा सर आप दोनों को ऐसा रख दो ना, अगर ऐसा रखोगे तो इनके बीच में 180 का एंगल हो जाएगा, मगर इन दोनों के बीच में तो एंगल 0 हो जाएगा ना, तो ये भी रिपल तो करेंगे ही। तो ये वाला शेप जो है वही ऐसा बेस्ट शेप बैठता है जिसमें वो क्या होता है, मिनिमम रिपल्शन होता है। तो AB3 का शेप ऐसा हो जाएगा, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, और ये वाला बी, मतलब इसके बीच का एंगल जो है बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, इनके बीच का एंगल हो जाता है 120 डिग्री। अब एक बढ़िया चीज बताऊं, एक बढ़िया चीज बताऊं, इस वाले सेंट्रल एटम का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ एलपी, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, 2, सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, एलपी तो है ही नहीं, तो 2 आया, 2 का मतलब क्या, एसपी, यस, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा एसपी। इसका क्या होगा, इस सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2, why we have 3 sigma bonds, 3 plus 0, लोन पेयर है ही नहीं, तो 3 का मतलब क्या, sp2। इसका मतलब ये हुआ ना कि जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तब बॉन्ड एंगल कितना होता है उसमें, 180, आया ना, बॉन्ड एंगल 180 है, तब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp का मतलब क्या, लीनियर, ये मॉलिक्यूल आपका हो जाएगा लीनियर। इसका नाम है, इस शेप का नाम है लीनियर। इसके लिए आप शेप बोलो या ज्योमेट्री बोलो, दोनों एक ही है, शेप और ज्योमेट्री बोथ आर इक्वल in this case, in case of only bonded pair of electrons, bonded pair of electrons के लिए शेप और ज्योमेट्री एक ही होता है, इसके लिए है लीनियर, इसके लिए हो जाएगा प्लेनर ट्राइंगुलर, अदरवाइज प्लेनर ट्रायगोनल, प्लेनर ट्रायगोनल भी बोल सकते हैं sp2 के लिए। तो इसका शेप क्या हो गया, प्लेनर हो गया, प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, बोर्ड पे ही होगा, ये तीनों जो है वो एटम बोर्ड के ऊपर ही होंगे, जिसको बोला जाएगा प्लेनर ट्रायंगुलर शेप, प्लेनर ट्रायंगुलर शेप। चलो नंबर 3 पे जाते हैं, थर्ड, थर्ड टाइप। अब देखना बराबर से, शेप अपने आप बनते जाएंगे, आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि उनके बीच में रिपल्जन क्या होता है, रिपल्जन की वजह से क्या होता है वो चेक करना है, हाँ। चलो
तो यहां पे थर्ड है AB4, AB4 टाइप ले रहा हूं मैं, AB4। बाद में इसका मैं एक टेबल बना के दूंगा, अभी सिर्फ याद रख लो इतना, बाद में टेबल बना लेंगे पूरा, हाँ, एग्जाम्पल के साथ। इसमें एग्जाम्पल्स नहीं दे रहा हूं मैं अभी, बाद में एग्जाम्पल के साथ एक टेबल बना लेंगे। AB4, अब देखो, ऑलरेडी ऑलरेडी आपने यहां पे 3 एटम्स को तो ऐसे जोड़ के रखा है, बना के रखा है, ये आपका प्लेनर ट्राइंगुलर है। अब मैं ये 4th एटम लेके आ रहा हूं, सेम काला ही है ये भी, ब्लैक। तो अब मेरे पास कितने ऐसे तरीके हैं जहां से मैं इस ए को अप्रोच कर सकता हूं। ए को अप्रोच करने के इस 4th एटम के कई सारे पैरामीटर, कई सारी ऐसे अप्रोच करने की जगह है जहां से कर सकता है। 5 ऐसी जगह है जहां से अप्रोच कर सकता है। चलो नंबर वन देखना, हाँ, वो यहां से अप्रोच करेगा, मतलब इन दोनों के बीच में से। तो वो कौन से एंगल पे अप्रोच कर रहा है? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री पे अप्रोच कर रहा है, क्योंकि यहां से, अरे 60 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 120 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसके और इसके बीच का जो एंगल है, ये नया एटम और इसके बीच का एंगल 60 डिग्री का होगा। यहां से करेगा तो भी 60 डिग्री, यहां से करेगा तो भी 60 डिग्री। इन सारे केस में वो 60 डिग्री से अप्रोच कर रहा है। मगर वो अगर यहां से अप्रोच करेगा, वो अगर सामने से अप्रोच करेगा या पीछे से अप्रोच करेगा, तो वो इसके साथ 90 का एंगल बनाएगा। इन तीनों के साथ कितने का एंगल होगा? 90 का एंगल। तो 90 का एंगल जो है वो ज्यादा दूर होगा ना, 60 के एंगल के कंपैरिजन में 90 के एंगल पे दूरी ज्यादा होगी, तो रिपल्शन मिनिमम होगा। रिपल्शन कम होगा तो वो प्रिफर कौन सा करेगा? यहां से आने का जो है, वही अप्रोच करने का तरीका ज्यादा बेटर है। अब देखो, वो यहां से जब अप्रोच करेगा तब क्या होगा? अब मान लो यहां से या फिर यहां से वो अप्रोच कर रहा है, तो मैं इसको पीछे से अप्रोच करवा रहा हूं, पीछे से अप्रोच कर रहा हूं। अब देखना, अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो नजदीक आता जाएगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्शन। मतलब ये नीचे की ओर झुक जाएंगे। वापस से देखो, ये ऐसा था फ्लैट, धीरे 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 ये नजदीक आता जाएगा, तो इसका शेप क्या होता जाएगा? चेंज होता गया। दिखा ना आपको? दिख रहा है ना, ये नीचे झुक गए, है ना, ये धीरे 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 झुक गए। समझा कि नहीं? ये नीचे की ओर झुक गए तीनों, और ये ऊपर से मैंने लगा दिया ऐसा। इस शेप का नाम है टेट्राहेड्रल शेप। इस शेप का नाम है टेट्राहेड्रल शेप। का मैंने नाम आपको बता दिया था पहले, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। तो AB4 में क्या हुआ? ए बी बी, ये बी पीछे है, ये दोनों भी आगे हैं। जो बी पीछे है उसको मैंने छोटा डंडा बनाया, यहाँ पे छोटी लाइन बनेंगे जो ऐसा दिख रहा है कि पीछे है, और ये बड़ी लाइन वाले जो है वो आगे है, और ये बी जो है वो प्लेन के ऊपर है, ये बोर्ड के ऊपर है, ये बोर्ड के पीछे, ये दोनों बोर्ड से आगे है। ऐसा दिखाने की कोशिश है। ये टेट्राहेड्रल शेप बन रहा है। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। शेप है टेट्राहेड्रल। ठीक है, और ये बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी है 109 डिग्री 28 मिनट्स। बट एज आई टोल्ड यू, इट कैन बी रिटन ऑल्सो लाइक दिस 109.5 डिग्री, क्योंकि ये 2 डिग्री अगर, यानी 2 मिनट्स अगर बढ़ जाए तो 30 मिनट्स का मतलब होता है हाफ डिग्री। 60 मिनट्स का मतलब होता है 1 डिग्री, तो 30 मिनट का मतलब होता है हाफ डिग्री। तो यहाँ पे 0.5 करके भी कई बुक्स में लिखा जाता है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू है 109 डिग्री 28 मिनट्स। इज इट ओके? हाँ, ऑब्वियस है ना अखिलेश, रिपल्शन होगा ना, वही तो मैं पहले से बोल रहा हूँ, वही तो मैं पहले से बोला ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो नया एटम आ रहा है वो भी क्या लेके आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा है। सो ये बॉन्डेड बॉन्डेड पेयर के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा? वो रिपल्शन की वजह से दूर चला जाएगा वो। वही तो कहानी चल रही है, ड्यू टू दी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन।
है ना। कोई बोलेगा सर ऐसे रखो ना, तब तो 90 का एंगल बन रहा है। अगर ये नीचे चले जाए तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज, तो इनका इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है वो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री पे मिनिमम। और वो क्यों होगा, वो मैथमेटिकली भी मैंने सिखाया, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, फोर्स दिखाता है। अगर Q1 Q2 दोनों चार्ज ऑपोजिट हो तो अट्रैक्शन दिखाता है। मगर यहां तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, सेम होता है, लाइक चार्जेस होते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट? चलो, वेरी नाइस। दैट्स व्हाई द शेप्स आर चेंजिंग, रिपल्शन की वजह से। चौथा आ गया तो टेट्राहेड्रल शेप बना दिया उसने। ये चौथा लेके आ गया मैं, तो इसका क्या शेप हो गया, ऐसा टेट्राहेड्रल शेप हो गया। सो योर कंपाउंड इज नाउ टेट्राहेड्रल। अगर मैंने AB4 का कहानी बताया तो टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगा। मीथेन हो गया, CCl4 हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, चलो इसके लिए अगर मुझे एग्जांपल्स भी साथ में देने हैं, एग्जांपल भी लिखते जाता हूं मैं यहाँ पे, तो बराबर से समझो। ये वाले पॉसिबल नहीं है, और यहां पे हम एग्जांपल्स लेते जाते हैं। BeCl2 इसका एग्जांपल है, जो कि लीनियर होता है। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल, HgCl2, इसमें एग्जांपल्स है BF3, BF3, CH3 प्लस, CH3 में प्लस एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया यहां से, और मैंने बना दिया CH3 प्लस, तो ये भी इसका एग्जांपल है। मिथाइल कार्बोकेटायन बोलते हैं इसको। इसके लिए एग्जांपल में मैंने अभी बताया आपको, CH4 is the example, CCl4 is the example। अच्छा, CH3 minus is an example of this AB4। CH3 plus sp2 में आता है, जबकि CH3 माइनस sp3 है। ये मैंने अलग से एक आपको एग्जाम्पल बता दिया। हाँ, SO2 भी है इसमें, सही है, S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, SO2, मगर उसके पास लोन पेयर्स होते हैं तो शेप चेंज हो जाता है। मैंने अभी जो एग्जांपल लिया है वो सिर्फ लीनियर का लिया, इसलिए मैंने ये नहीं लिया। CO2 ले सकते हो, CO2 आ सकता है, C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, क्योंकि ये क्या होता है, लीनियर होता है। CH3 प्लस को बोलते हैं मिथाइल, मिथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोएनायन। ये मैंने दोनों स्पेशल एग्जांपल्स लिए हैं, क्योंकि सिमिलर है मगर फिर भी शेप उनका डिफरेंट है। बहुत काम में आएगा आगे जाके, बहुत काम आने वाला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा। नहीं, H2S का भी एग्जांपल नहीं ले सकता मैं, क्योंकि H2S में भी सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सुजीत, इसलिए H2S का एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, बॉन्डेड पेयर के लिए ले रहे हैं। ये सारे बॉन्डेड पेयर वाले एग्जांपल, ये दोनों, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो है वो बॉन्डेड पेयर का एग्जांपल। ठीक है, तो ये तीन टाइप हो गए, AB2, AB3, AB4। AB का कोई शेप नहीं होता, A और B का कोई शेप नहीं होता, मतलब HCl, HBr, HI कुछ भी ले लो, उसका कोई शेप नहीं होता। वो तो सिर्फ एक सिंगल लीनियर ही होता है, उसको लीनियर बोलते भी नहीं है। लीनियर तो तब होता है जब उनके बीच में 180 का एंगल हो जाए, एटलीस्ट दो आपके पास सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, तभी आप शेप बना सकते हो, वरना शेप नहीं बनता। वो विदाउट शेप होता है, उसका कोई शेप। ठीक है, चलो यहां तक लिख लो। SO2 में sp2, SO2 sp2 में आएगा नहीं, नहीं साहिल, SO2 sp2 में नहीं आएगा। SO2 में दो सिग्मा बॉन्ड्स है और दो लोन पेयर्स हैं, मतलब वो sp3 में चला जाएगा।
हाइब्रिडाइजेशन SO2 का sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन के लिए लोन पेयर्स भी काउंट करने होते हैं और सिग्मा बॉन्ड भी, दोनों काउंट करते हैं। इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड चाहिए। चलो इसको मिटा दें। AB5 पे जाते हैं। AB5 AB5 का एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं उसका शेप क्या होगा। नाउ AB5, चलिए फिफ्थ एटम लेके आते हैं। ये रहा हमारा फिफ्थ एटम, ठीक है। अब ये शेप आपका है टेट्राहेड्रल, ये शेप आपका है टेट्राहेड्रल। इस टेट्राहेड्रल शेप में नहीं सिद्धि, H2O लीनियर नहीं होगा। अभी अभी कुछ मत सोचो, अभी दिमाग मत लगाओ, पहले मुझे पूरा सिखाने दो। अधजल गगरी छलकत जाए, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खराब होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको सिर्फ बॉन्डेड पेयर के लिए बोला है। ये सिर्फ बॉन्डेड बॉन्डेड पेयर चल रहा है, लोन पेयर के बारे में कोई बात नहीं हुई है अभी। H2 में लोन पेयर होते हैं उसके ऑक्सीजन के पास। नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली का मत सोचो अभी, वरना फंस जाओगे। सेंट्रल एटम भूल जाओ अभी, सेंट्रल एटम के पास सेंट्रल एटम नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली नहीं ले रहा हूं मैं, कभी नहीं लेना अभी। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खराब है, पूरा खत्म हो जाने दो, पूरा थियरी खत्म हो जाएगा तो आप सारे बाद में कोई भी, आपको दुनिया में कोई भी एटम दे दिया जाए, दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए, आप स्ट्रक्चर बना लोगे, मगर पहले खत्म हो जाने दो, बाद में सारे एग्जांपल्स देते जाओ। चलिए ये हमारा टेट्राहेड्रल शेप है, किसी भी डायरेक्शन में रखोगे वो टेट्राहेड्रल ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, हमेशा टेट्राहेड्रल। ओके, चलिए अब इस फोर्थ एटम को मुझे यहां पे इंट्रोड्यूस करना है, तो मेरे पास कई सारी जगह हैं, कई सारे शेप बना सकते हो। मान लो इन दोनों के बीच में से लेके आ रहा हूं, ये दोनों एटम जो है इसके बीच में से लेके आ रहा हूं, तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है बेटा? उनके बीच का बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री। तो 109 डिग्री का आधा, यानी आपका 55, ये 109 डिग्री आपका है, तो 50 पॉइंट समथिंग, 50 डिग्री जितना रिपल्शन होगा, ठीक। एक और हो सकता है कि इन तीनों के बीच में से लेके आऊं, इन तीनों के बीच में से लेके आऊं, तो उनका रिपल्शन जो होगा क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। अगर इन तीनों के बीच में से लेके आया मैं तो रिपल्शन कम होगा, जबकि इन दोनों के यानी दोनों एटम्स के बीच में से लेके आऊंगा मैं, ये इसके साथ पैरेलल, देखो ये और इसके साथ ये एग्जिट इसके बीच में से आ रहा है, देखा आपने, तो ये रिपल्शन ज्यादा करेगा। इंस्टेड ऑफ यहां से अगर मैं लेके आऊंगा तो ये सिर्फ ऊपर के साथ टकराएगा, तो यहाँ पे नीचे किसी के साथ नहीं टकराएगा, देखो ये पूरा यहाँ पे खाली है, यानी यहाँ पे एक जगह पे रिपल्शन हो गया, ये वाला पार्ट तो खाली है, तो वहां पे तो रिपल्शन ही नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। तो यहाँ पे, बट यहाँ पे ये ऊपर की ओर टकरा जाएगा, नीचे तो कहीं नहीं टकराता ना, वो तो खाली है पार्ट। तो ऑब्वियसली आपको कहां पे लेके आना पड़ेगा, यहीं से उसको अप्रोच कराना पड़ेगा। चार यहाँ पे, एक दो तीन और चार पोजीशन है जहां से अप्रोच कर सकता है। तो मैं काम करता हूं, इसको यहां से अप्रोच करवाता हूं, मैं नीचे से अप्रोच करवा रहा हूं, यानी यहां से अप्रोच करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको रिपल करके ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक, यानी इस तरह का शेप बन जाएगा। देखो इसमें क्या हुआ, पहले ये तीनों ऊपर थे, समझना बराबर से, ये तीनों ऊपर थे, अब जब ये आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे चले जाएंगे, मतलब फ्लैट हो गया वापस, मतलब कि ये वापस नीचे से भी रिपल्शन है उतना ही ऊपर से रिपल्शन है, तो ये तीनों कहां आ जाएंगे, एक ही प्लेन में। पहले वो ऊपर की ओर थे, अब वो कहां पे आ गया, फ्लैट, इसको निकाल दे तो क्या हो जाएगा, प्लेनर ट्राइंगुलर जैसा हो जाएगा, ये भी है और ये भी। अल्टीमेटली ये बीच वाले तीन जो है वो क्या हो गए, प्लेनर हो गए,
बीच वाले 3 जो है वो प्लेनर हो गए, देखो बीच वाले 3 जो है वो प्लेनर हो गए, एक ऊपर है और एक नीचे है। इसको दिखाएंगे कैसे, इसको ऐसे दिखाते हैं। यहां पे लिख रहा हूं मैं ए, इसके साथ बना रहे हैं हम 3B, ठीक है। ये 3B आ गए जो कि है एक ही प्लेन में, यानी वो ट्राइंगल बना रहे हैं, एक ही प्लेन में है वो, ये आपका सेंट्रल एटम है। अब इस सेंट्रल एटम के ऊपर एक होगा, एक भी यहां पे होगा, और एक भी जो है वो कहां होगा, नीचे होगा। तो इसकी वजह से जो शेप बन रहा है, ये जो रेड कलर की लाइंस है वो शेप बनाने के लिए है, हाँ, वो कोई बॉन्ड्स नहीं है, ये तो शेप दिखाने के लिए बनाई है मैंने लाइंस। चलो इसको मैं ब्लैक कलर की लाइन बना देता हूं, यानी जो बॉन्ड्स हैं वो ब्लैक कलर के हैं, ब्लैक कलर के बॉन्ड्स हैं, जबकि रेड कलर की लाइन तो उसका शेप डेवलप करने के लिए बनाई है वो लाइन। इतना क्लियर हो गया। ये ट्राइंगल वाला एक शेप है और ऊपर और नीचे भी आपको ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, इसको बोला जाता है टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसको टीबीपी शेप बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है, ठीक है, टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसमें 3B सेम प्लेन पे, एक नीचे से और एक ऊपर से। ये समझ आया ना। इस टेट्राहेड्रल में जो तीनों भी नीचे झुके हुए थे, नीचे से एक एटम आया तो उसने उन तीनों को क्या कर दिया, फ्लैट कर दिया, ऐसे ऊपर धक्का मार दिया, तो ये तीनों जो है फ्लैट हो गए, एक नीचे एक ऊपर। तो अब इसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, क्योंकि कितने हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड है ना, 1 2 3 4 एंड 5, तो हो जाएगा sp3d, sp3d शेप हो जाएगा। इसको बोलते हैं बाई पिरामिडल शेप। अब इसमें 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें बताने जा रहा हूं। एक, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, सुनना बराबर से बेटा, बराबर से सुनना, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं जो एक ही प्लेन में है, इस बॉन्ड्स को बोला जाता है इक्वेटोरियल। इसके लिए वर्ड है इक्विटोरियल, EQUITORIL। कई बार इसको इक्विटोरियल और कई जगह पे इसको इक्वाटोरियल भी बोलते हैं, इक्वाटोरियल, ए करते हैं, कई जगह पे आई करते हैं, कई बुक्स में आपको ऐसे दिखाई देगा। ये इक्वाटोरियल है प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, इक्वाटोरियल या फिर इक्विटोरियल। ये बॉन्ड्स है वो क्या है, इक्विटोरियल है, जो एक ही प्लेन में है वो इक्विटोरियल बॉन्ड्स है। जबकि ये दोनों, यानी ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये है एक्सियल, ये एक्सियल बॉन्ड्स है, ये एक्सियल बॉन्ड है, ये भी एक्सियल बॉन्ड है, ये तीनों इक्वेटोरियल है, हाँ, ये और ये भी, ये सारे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। बराबर से देख लो, बराबर से समझ लो, बराबर से देखो, समझो, बराबर से, रट्टा नहीं मारना। ये इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। ये दोनों जो है वो क्या है, एक्सियल है, एक्सियल, एक ऊपर और एक नीचे जो है वो क्या है, एक्सियल बॉन्ड्स, एक्सियल बॉन्ड। इतना क्लियर है, एक्सियल इक्वेटोरियल समझ में आ गया, किसको एक्सियल बोलते हैं, किसको इक्वेटोरियल बोलते हैं, ओके। अब देखो, अब देखो, अब मैं बताने जा रहा हूं बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल बताने के लिए मैं ये वाला स्ट्रक्चर यहां पे वापस छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं मैं, यहां पे मैं छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं जिसमें बॉन्ड एंगल दिखा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत खिचड़ी हो गई है, हौच पौच हो गया है।
ये ए, एक डी ऊपर, एक डी नीचे और 3 डी जो है वो यहां पे, ठीक है। वही स्ट्रक्चर है यहां पे। ये वाला बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ऑल दिस, हाँ, ये वाला और ये वाला, ये सारे बॉन्ड्स जो है वो 120 डिग्री वाले हैं। ये सारे 120 डिग्री, 120। अच्छा, ये एक्सियल और इक्वेटोरियल, एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का एंगल है वो क्या है, 90। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, इक्वेटोरियल एक्सियल, ये बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री, एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में 90, इक्वेटोरियल के बीच में 120 और एक्सियल 180, ठीक है। ये समझा? ये एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में 90, ये इक्वेटोरियल के बीच में 120 और ये दोनों एक्सियल के बीच में 180। एक्सियल के बीच में 180, दिख रहा है ना आप तो? कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लियर है? अच्छा, एक और ब्यूटीफुल सी चीज बताता हूं, देखो, बहुत ही बढ़िया। ये वाला बॉन्ड, इसके बीच में 120 का एंगल है, मतलब यहां पे रिपल्शन काफी कम होगा। अच्छा, ये बी और ये बी जो है उसके बीच में, यानी ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच में तो मिनिमम रिपल्शन होगा, क्योंकि वो तो 180 डिग्री पे पड़ा है। मगर ये बॉन्ड, ये वाला यानी इक्वेटोरियल बॉन्ड और ये एक्सियल बॉन्ड, उनके बीच में रिपल्शन काफी ज्यादा होगा, काफी ज्यादा रिपल्शन होगा। अब 1, 2 और 3, ये तीनों जगह से तो उसके बीच में रिपल्शन इक्वली रिपल कर रहे हैं। तो इस रिपल्शन को कम करने के लिए कोशिश ये होगी कि ये बी जो है ना, बी एटम, वो ये सारे बी एटम से क्या हो जाए, दूर चले जाए, दूर चले जाए। तब क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन जो है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। दैट्स व्हाई एक चीज याद रखो कि एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़ा होता है, अदरवाइज बॉन्ड लेंथ के मामले में एक्सियल बॉन्ड्स लंबे होते हैं, जबकि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स क्या होते हैं, छोटे। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो है वो छोटे होते हैं और एक्सियल बॉन्ड्स जो है वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं। काफी एक ही स्ट्रक्चर में मैंने काफी इंफॉर्मेशन आपको दे दी, क्योंकि यहां से थोड़ा कहानी में ट्विस्ट शुरू हो चुका है कि ये बॉन्ड एंगल सब अलग अलग है, तो उनके बीच में बॉन्ड लेंथ भी जो है वो डिफर होती है, बॉन्ड लेंथ में डिफर होती है, राइट। एक्सियल बॉन्ड ज्यादा लंबे होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो है वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो इसका अगर मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं तो एग्जांपल है PCl5, इसका एग्जांपल है PCl5 इसका एग्जांपल है। क्योंकि फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है तो उसके आसपास 5 क्लोरीन एटम हमने जोड़ दिए हैं, पांचों सेम है, मगर फिर भी ये बॉन्ड लेंथ जो है उसमें ज्यादा होती है इक्वेटोरियल के कंपैरिजन। अब एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन आपको पूछने जा रहा हूं मैं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। आपको पूछा जाता है कि PCl5 का जब डिकम्पोजिशन होता है, PCl5 का जब डिकम्पोजिशन होता है तो क्या बनाता है वो? PCl5 जब हीट करोगे, डिकम्पोज करोगे तो क्या बनेगा? व्हाट शुड बी दी प्रोडक्ट?
PCl5 का प्रोडक्ट क्या होगा, ये बताओ। PCl5 का डीकम्पोजिशन करने पे क्या प्रोडक्ट बनेगी? वेरी गुड मेरे बच्चे, चैत्राली वेरी गुड। PCl3 एंड Cl2। पार्थ गलत है, कुणाल गलत हो, आप दोनों गलत हो। P+Cl2 नहीं होता, PCl3 प्लस Cl2 होता है। अनुजा करेक्ट है बेटा, PCl3 Cl2। समृद्धि करेक्ट है। संस्कृति PCl3 प्लस Cl2 करेक्ट, राइट। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? देखो बेटा, इसका राज जो इसके स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है। Cl2 क्यों बना? क्योंकि ये जब इसको हमने हीट प्रोवाइड किया, टेम्परेचर तो पांचों बॉन्ड को एक जैसा ही मिलेगा, टेम्परेचर तो पांचों बॉन्ड को एक जैसा मिलेगा। अब पांचों में से ये वाला बॉन्ड लंबा है, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है उसका बॉन्ड एनर्जी कम होता है। याद है ना, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका बॉन्ड लेंथ लंबा है उसका बॉन्ड एनर्जी कम है, यानी जब आप इसको एनर्जी दोगे तब ये वाले दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ये टूटेगा और ये टूटेगा। मतलब PCl5 में भी ये ClCl ClClCl में ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब क्या बनेगा Cl2, और क्या बना PCl3। इसलिए PCl3 और Cl2 बनता है। रट्टा नहीं मारने का, रट्टा नहीं मारना है। अब समझने लगो, अब हमें VACP स्ट्रक्चर पता लगने लगे। अब जो भी बॉन्ड टूटेगा, नए कंपाउंड बनेंगे, वो इन स्ट्रक्चर्स के बेस पे ही बनेंगे। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी के बेस पे बनेंगे। अब कंसेप्ट आने लगे। अब तक केमिकल रिएक्शन रट्टा मारते थे, अब तक केमिकल रिएक्शंस में अब रटते थे कि ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, मगर अब रटना नहीं है। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझोगे तो हो जाएगा। बुक में तो सिर्फ ऐसा लिखा होता है, कहीं नहीं लिखा, कोई एनसीईआरटी में नहीं लिखा, कहीं कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है ना। मगर ये चीज एक्सपेरिमेंटली अगर आप स्ट्रक्चर आपको पता है तब आप आराम से बता सकते हो कि क्या बनने वाला है। तो PCl3 और Cl2 बनेगा, क्यों? क्योंकि एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं इक्विटोरियल के कंपैरिजन। दैट्स ऑल, गॉट इट? क्लियर है ना? बस, तो ये बात है हमारे AB5 कंपाउंड। नाउ AB6, चल फटाफट अब देखते हैं AB6। ये सारी कहानियां लिख ली आप लोगों ने, आई होप आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होगी और आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। आगे चलें, डन 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 करो, डन करो, क्लियर, वेरी नाइस, वेरी नाइस तेजस्विनी। अजिंक्य, पूर्वा, मयूर, सिद्धि, संस्कृति, ओके। चलो बच्चों आगे बढ़े। AB5 के बाद है AB6। अब AB6 में आपको खुद से दिमाग लगा के ये सारी चीजें बतानी है सॉरी, जो चीजें हम यहां पे डिस्कस कर चुके हैं AB5 के लिए। मतलब क्या शेप होगा, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, कितने बॉन्ड एंगल होंगे, ये सारी चीजें आप खुद से कोशिश करो कि AB6 के लिए बता पाओ। चलो, A हमारा सेंट्रल एटम है और उसके साथ मैंने 6B को जोड़ना है, 6B को जोड़ना है। दिमाग लगा और बताओ मुझे शेप क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। वेरी नाइस, चलो हाइब्रिडाइजेशन तो आ गया है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, वेरी नाइस। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, क्योंकि 6 बॉन्ड्स होंगे तो sp3d2 6 ऑर्बिटल्स होंगे, 6 बॉन्ड 6 ऑर्बिटल। शेप बताओ। जगास, वेरी गुड। पूर्वजा, अनुजा, संस्कृति, कोनाल करेक्ट। टू एक्शियल हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल शेप, करेक्ट बोल रहे हो।
चैत्राली, पार्थ, करेक्ट है। तेजस, विपुल, गुड 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 गुड। बॉन्ड एंगल बताइए, बॉन्ड एंगल बताइए, बॉन्ड एंगल बताओ।